पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए आज हम लोग कौन सा टॉपिक अपना कवर करने वाले हैं, नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद। इससे पहले आप आदर्शवाद यथार्थवाद पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो देखिए बहुत से बच्चों के ये कमेंट्स आते हैं, क्या मैम ये इस यूनिवर्सिटी के लिए सही है, उस यूनिवर्सिटी के लिए सही है, आप किस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। तो देखिए मैं उन सबको आज ये फाइनली अपना एक आंसर दे रही हूँ, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। आपका काम क्या है, आप अपने कॉलेज से सिलेबस लेकर के आइए या आप अपने ऑफिशियल साइट से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मे बी जो टॉपिक आपका ये प्रकृतिवाद है, ये आपके पेपर 1 में आपकी यूनिवर्सिटी में हो, किसी और बच्चे की यूनिवर्सिटी में वो पेपर 3 में होगा। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि ये टॉपिक ही नहीं होगा तो ये असंभव है, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बीएड का जो टॉपिक, ये जो सिलेबस है, ये सब कुछ लगभग सेम होता है। बस अंतर होता है तो सिर्फ किस बात का होता है, पेपर का अंतर होता है और सेमेस्टर का अंतर होता है। कहीं कहीं पे ईयरली है, कहीं कहीं पे सेमेस्टर वाइज है। हाँ, सेमेस्टर वाइज से एक बात याद आई, यदि आप CSGMU के हैं तो इस बार से आपका सेमेस्टर वाइज होने वाला है सीन, है ना। तो एक बार वीडियो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मैंने उस पर बेस्ड वीडियो बना दिए हैं। टेंशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि अब मैम मैं कैसे पढ़ूँ, पहले आप टेंशन लेकर के घूम रहे हैं कि कैसे पढ़ें, क्योंकि अब तो सब बदल जाएगा। बदलेगा कुछ भी नहीं, बल्कि आपका सिलेबस और कम होगा और थोड़े से टॉपिक्स इस यूनिट से उठा करके उस यूनिट में, उस यूनिट से उठा करके इस यूनिट में डाल देंगे। सो बिल्कुल बेझिझक होकर के, एकदम निश्चिंत होकर के आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और अभी ये ऑफिशियली आपका साइट पे अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। जब साइट पे अपडेट नहीं हुआ है तो आप अभी टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं प्रकृतिवाद। आपको टेंशन तब भी नहीं लेनी है अगर हो जाता है सेमेस्टर वाइज, तब भी नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि टॉपिक तो सब वही रहेंगे ना, पढ़ना तो आपको सारा यही है, ठीक है। सो देखिए, प्रकृतिवाद को भौतिकवाद अथवा पदार्थवाद की संज्ञा भी दी जाती है। इस दर्शन के अनुसार पदार्थ ही जगत का आधार है। मन भी पदार्थ का रूप है अथवा पदार्थ का एक तत्व है, अथवा दोनों का मेल है, ठीक। प्रकृतिवाद दर्शन पदार्थ, मन तथा जीवन की व्याख्या भौतिक तथा रासायनिक नियमों के द्वारा शक्ति, गति, प्रकृति के नियमों एवं कार्य कारण संबंध यानी कैजुअल रिलेशनशिप की सहक्रिया पर बल देता है। प्रकृतिवाद के अनुसार केवल प्रकृति सब कुछ है, इससे परे अथवा इसके बाद और कुछ नहीं है। अतः मानव को प्रकृति की खोज करनी चाहिए, जो केवल विज्ञान द्वारा ही हो सकती है। प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि वर्तमान सभ्यता तथा सामाजिक विकास के कारण मानव प्रकृति से दूर हो गया है। प्रकृति के निकट आने पर उसका प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक विकास हो सकेगा। इस पर प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्ता प्रकृति अथवा भौतिक तत्व है। वे आदर्शवादियों की भांति आध्यात्मिकता में विश्वास करते हुए ईश्वर की सत्ता को, आत्मा की अमरता एवं इच्छा की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते हैं। संक्षेप में अगर यदि बात की जाए तो प्रकृतिवादी दर्शन में क्या बताया गया है, मन को पदार्थ के अधीन मानते हुए विश्वास करता है कि अंतिम सत्ता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है, ठीक। इतनी बात आई समझ में। अब देखिए प्रकृतिवाद के समर्थक कौन कौन रहे हैं आपके, तो आपके अरस्तु, काम्टे, हॉब्स, बेकन, डार्विन, है ना, लेमार्क, हक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सारे लोग रहे। अब इनके अनुसार ये देखिए, ये आपके कुछ क्या है, राइटर्स, ये फिलोसफर्स आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले ब्राइस के अनुसार प्रकृतिवाद एक प्रणाली है जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। थॉम्स और लैंग के अनुसार क्या कहा इन लोगों ने कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं, ठीक। अब प्रकृतिवाद एवं ज्ञान मीमांसा में क्या बताया गया है, फिर हम लोग तत्व मीमांसा पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। ज्ञान मीमांसा यह ज्ञान शास्त्र, दर्शन शास्त्र का वह अंग है जो ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान के अर्थ, ज्ञानार्जन की संभावनाएं, ज्ञानार्जन की सार्थक विधियां, ज्ञान सीमा एवं ज्ञानार्जन संबंधी समस्याओं पर विचार करता है। ज्ञान को अर्थ की दृष्टि से सत्य ज्ञान तथा मिथ्या ज्ञान दो रूप में लिया गया है। स्वरूप की दृष्टि से ज्ञान के दो भाग हैं, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष या परोक्ष। ज्ञान असीमित है, अतः इसे, अब देखिए आप हमें सुनते रहिए, 100 नहीं
110% मैं ये कह रही हूँ कि आपके शब्दकोश में बढ़ोतरी होगी। और जब आप लिखित परीक्षा देंगे जा करके एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इन सब क्लासेस की याद जरूर आएगी। मैं फिर से कह रही हूँ, मेरी क्लास नियरली 30 मिनट्स के अंदर ही होती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, आप उन्हें 2x की भी स्पीड से देखेंगे तो आप 15 मिनट्स में अपनी क्लास को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी फॉर यू। आप 15 मिनट्स यानी 24 घंटे में अपने आप के लिए 15 मिनट तो निकाल सकते हैं ना। सो इसको ज़रूर देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट है, क्लासेस ज़रूर करिएगा, ठीक। फिर से आइए शुरू करते हैं। देखिए, अतः इसे मनुष्य जीवन भर पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञानार्जन की पद्धति की दृष्टि से ज्ञान को इंद्रियजन यानी सेंसुअल तथा विवेकजन यानी रेशनल माना जाता है। इस संबंध में लोग एक मत नहीं है। संदेहवाद ज्ञान को मनुष्य की संपत्ति मानकर उसके विकास की संभावनाओं को स्वीकार नहीं करता। बर्कले, ह्यूम और लॉक आदि के अनुसार ज्ञान इंद्रियजन्य और अनुभव पर आधारित है। इंद्रियां ही मनुष्य को बाह्य जगत का प्रत्यक्ष ज्ञान देती हैं। अनुभववाद के अनुसार वही बोध ज्ञान है जो बाह्य और परीक्षण में वास्तविक हो। ज्ञान का सार्वभौमिक होना ही सत्य है। एक अन्य मत के अनुसार बुद्धि सत्य का आधार है, इसलिए बुद्धि के बिना ज्ञान अर्जन संभव नहीं है। यानी यदि आपके पास इंटेलिजेंस पावर नहीं है तो आप ज्ञान यानी कि नॉलेज को गेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विवेकवाद या बुद्धिवाद के अनुसार बाह्य जगत का प्रत्यक्षीकरण विवेक अथवा बुद्धि से होता है। इस प्रकार अर्जित ज्ञान संवेदना यानी सेंसेशन न होकर पूर्ण ज्ञान की इकाई होता है। इस वाद के समर्थकों में डेकार्ते, स्पिनोजा और लाइबनिज आदि हैं। ये मत सत्य और असत्य दोनों का मिश्रण है। अब देखिए, कांट के अनुसार क्या बताया गया, स्पेंसर के अनुसार क्या बताया गया है, ये अलग अलग फिलोसफर्स के अनुसार आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और हाँ, आप लोग कह रहे थे ना कि मैम क्या कहते हैं इसको, PDF। देखिए, ये आपके 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं, ठीक है। जैसे आपका ये 3 चल रहा है ना, 3.4, तो ये 3.5 या 6 टॉपिक हैं। ये पूरे जब कंप्लीट हो जाएंगे यानी कि नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म, है ना, और उसके बाद में आपका जो रियलिज्म और आइडियलिज्म, ये सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इन सब की PDF यानी कि लगभग 30 to 40 पेजेस की PDF, 40+ पेजेस होंगे, 40 to 50 पेजेस की PDF, वो पूरी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, प्रकृतिवाद और तत्वमीमांसा। सबसे पहले परमाणुवादी यानी प्रकृतिवादी यानी एटॉमिस्टिक नेचुरलिज्म। पाश्चात्य दर्शन में प्रकृतिवाद का उदय परमाणुवाद से ही हुआ है। इस मत के समर्थक थे डेमाक्राइटिस और एपिक्यूरस। इनके अनुसार किसी द्रव्य को विभाजित करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसके अंशों का और अधिक विभाजन नहीं हो पाता, यही परमाणु यानी एटम होता है। जब इसकी सूक्ष्म विवेचना की जाती है तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसकी और अधिक विवेचना करना असंभव नहीं होता। इस विवेचनात्मक स्थिति को हम परमाणुवाद यानी एटॉमिज्म कहते हैं। डेमाक्राइटिस इसी परमाणु को सृष्टि की इकाई मानता है। विविध परमाणुओं के संयोग से जो असंख्य अविभाज्य और अनश्वर हैं, विश्व की रचना हुई है। वे परमाणु रंग, रूप, आकार, मात्रा आदि की दृष्टि से भिन्न होते हैं। उसके अनुसार भारी परमाणु हल्के परमाणुओं की अपेक्षा शीघ्र नीचे गिर जाते हैं और मार्ग में एक दूसरे के संयोग करने लगते हैं। एपिक्यूरस इस बात को इसी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं भारी परमाणु तीव्र गति से नीचे नहीं गिरते हैं और सामान्य ढंग से संयोग भी नहीं करते हैं। उनके अनुसार परमाणु जब गति बदलते हैं तो संयोग करते हैं, वह नियति को परोक्ष रूप में स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार परमाणुवाद में संयोग संबंधी स्पष्ट दृष्टिकोण में भारी कमी है। अब देखिए, वैज्ञानिक प्रकृतिवाद यानी साइंटिफिक नेचुरलिज्म में क्या है कि परमाणुवाद की बहुत सी मान्यताएं तब खंडित हो गई जब वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। विज्ञान से स्पष्ट हुआ कि भारी और हल्के सभी परमाणु समान गति से नीचे गिरते हैं। अब परमाणु इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में विभाजित किया गया। वैज्ञानिक प्रकृति को सत, तत्व और द्रव्य मानता है। यानी परमाणु द्रव्य की अंतिम इकाई नहीं है, वरन अंतिम इकाई एक ऊर्जा है जो प्रकृति में निहित है तथा प्राकृतिक पदार्थों का संघटक है। सत्य अर्थात यथार्थ भी प्रकृति में निहित है। प्रकृति और विश्व स्वतः एक ऊर्जा या विद्युत शक्ति के कारण है। इस धारणा से शक्ति को प्राथमिकता मिली, इसलिए वैज्ञानिक प्रकृतिवाद को शक्तिवाद भी कहा जाता है ना। अब देखिए, जिन्हें हम भगवान कहते हैं उन्हीं को आप जो आपका ये साइंस है वो क्या कहता है कि वो एक एनर्जी है, ठीक है। और इसी एनर्जी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, ईश्वर, भगवान, ठीक। उसके बाद में देखिए,
यंत्रवादी प्रकृतिवाद क्या है, यानी मैकेनिज्म नेचुरलिज्म क्या है, कि यंत्रवादी प्रकृतिवाद वैज्ञानिक प्रकृतिवाद की भांति ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। सृष्टि चक्र प्राकृतिक शाश्वत नियमों से निष्प्रयोजन और कार्य कारण संबंधों के आधार पर चल रहा है। यानी कि देखिए पहले क्या बताया गया, देखिए आपको थोड़ा संक्षेप में बता दें। पहले एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया कि एटम एक ऐसा, यानी परमाणु, ये आपका अणु, एक परमाणु एक ऐसा पार्टिकल है कि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर थोड़ा सा साइंटिफिक फैक्ट पे है तो उसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इसको विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो एक ये आपका फैक्ट हो गया। उसके बाद में अब मैकेनिकल फैक्ट के बेस पे बात आई, उन्होंने भी क्या माना, इसी पे बेस सारी चीज़ें मानी। अब देखिए ऐतिहासिक प्रकृतिवाद के अनुसार क्या कहा गया, ऐतिहासिक अर्थात हिस्टोरिकल नेचुरलिज्म, इसके अनुसार मानव विकास का इतिहास उसके संघर्षों का इतिहास है। यानी कि साम्यवाद लोग मानव संघर्ष आदर्श की प्राप्ति के लिए वरन संपत्ति संग्रह के लिए मानते हैं। कुछ दार्शनिक ऐतिहासिक प्रकृतिवाद को दार्शनिक विचारधारा नहीं मानते। दर्शन कभी आर्थिक क्रियाओं को तत्व ज्ञान में कोई स्थान नहीं देता। प्रकृतिवादियों का यह विश्वास है कि अंतिम वास्तविकता क्या है, पदार्थ है और यह प्रकृति में पूर्ण रूप से विद्यमान है। प्रकृति ही संपूर्ण वास्तविकता है। यहाँ प्रकृति से परे, प्रकृति से पीछे तथा प्रकृति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रकृति के नियम शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील हैं। वे अलौकिक संसार में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। मनुष्य स्वयं में पदार्थ है और उसका मन उसके मस्तिष्क की क्रिया का परिणाम। वही सब कुछ है, जो कुछ भी इंद्रियां अनुभव करती हैं वही वास्तविक है। सत्य वातावरण और परिस्थितियों का परिणाम है और इसलिए सापेक्ष है। सभी दार्शनिक समस्याओं का अंतिम तथा सामान्य उत्तर प्रकृति में ही विद्यमान है। ऐसा ये किसके अकॉर्डिंग माना गया, तो हिस्टोरिकल नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग। अभी इनके हम लोग मेरिट्स डिमेरिट्स भी पढ़ेंगे। उसके पहले अब देखते हैं हम लोग क्या प्रकृतिवादी की मूल्य मीमांसा। इसमें क्या बताया गया कि ये सौंदर्यात्मक मूल्यों पर बल देता है। जैसे प्रकृति में मूल्य निवास करते हैं, इसमें बाह्य शाश्वत तथा अंतिम मूल्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रकृतिवादियों का विचार है कि जीवन का मूल्य जीवन की आवश्यकताओं व स्थितियों से उत्पन्न होता है, इसलिए मूल्य सापेक्ष तथा परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि ये चेंज होते रहते हैं। प्रकृतिवादी यह मानता है, क्या मानता है कि नैतिकता भी सापेक्ष है। वह क्रिया जो खुशी प्रदान करती है नैतिक है, यानी कि नैतिक है और खुशी या प्रसन्नता ही नैतिकता का अधिकार है, आपका मॉरलिटी का बेस है। रूसो के अनुसार कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए प्रकृतिवाद के सिद्धांत हैं कुछ। क्या सिद्धांत है, पहला कि मनुष्य की समस्त शक्तियाँ उसकी प्रकृति के अनुसार सीमित है या अपनी जन्मजाति शक्तियों तथा मूल प्रवृत्तियों के सिवाय और कुछ नहीं है। वर्तमान जीवन वास्तविक जीवन है, इसके पश्चात कोई अन्य जीवन अथवा दूसरी दुनिया नहीं है। अतः मनुष्य को अपने वर्तमान जीवन को सुखी बनाना चाहिए। अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियम संसार की समस्त घटनाओं को स्पष्ट करते हैं। मनुष्य के सांसारिक जीवन की भौतिक दशाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का श्रेय वैज्ञानिक खोजों तथा मशीनों के आविष्कारों को है। अतः प्राकृतिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है। संसार एक महान यंत्र है, मनुष्य भी इस महान यंत्र का भाग है और अपने भी पूरा है। ठीक, अब मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार पृथ्वी का उच्चतम पशु है, अतः उसके जीवन में सार पाशविकता है, न कि आध्यात्मिकता। वास्तविकता केवल बाह्य प्रकृति की ही होती है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है तथा इसी में विलीन हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आपने निरुद्धाचार्य जी का एक गाना सुना होगा ना कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये एक वो लय से गाते हैं, जब आप सुनिएगा, अगर मान लीजिए आपने नहीं भी सुना है तब भी आप ना इस सॉन्ग को आप जो है यूट्यूब पर डालिएगा या टीवी पे आज तक वगैरह, उसमें जो आपके ये भक्ति चैनल होते हैं ना, आस्था वगैरह, उसमें आता है ना, तो सुनिएगा, बहुत अल्टीमेट है। और ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यही जीवन की सच्चाई है ना। परंतु प्रकृति के बाह्य नियम कभी नहीं बदलते। अर्थात नेचुरलिज्म में ये बताया गया है कि जो तत्व हैं, अर्थात हम लोग जो हैं, मानव है, ये यहीं उत्पन्न हुए हैं और इसी में मिल जाएंगे, लेकिन जो बाह्य तत्व है वो नहीं बदलेंगे। ठीक, वास्तविकता की सच्ची व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञान के द्वारा ही हो सकती है। जीवन प्राणविहीन पदार्थ से विकसित होता है तथा भौतिक एवं रासायनिक प्रभावों का समूह होता है। अंतिम सत्ता भौतिक तत्व है। ईश्वर, अंतरात्मा, महान मन, परलोक, इच्छा की स्वतंत्रता, नैतिक प्रवृत्तियां, प्रार्थना तथा अनमानवीय चमत्कार सब क्या है, भ्रम है। ठीक, अब देखिए आपको एक बात बता दें, इसकी जो हिंदी है
जो मैं ये पढ़ रही हूँ ये इतनी इजी है कि अगर आप हमें कंसंट्रेट होकर के सुन रहे हैं तो ये मैं यहाँ बैठ के वारंटी ले रही हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप सीरीज़ को फॉलो करिए, जल्दी दूसरे तीसरे पेपर की भी क्लासेस शुरू कर देंगे हम। बस ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, हमें ये तक पता चल जाता है, स्टेटस होता है एक एनालिटिक्स का ऑप्शन कि आप पूरी क्लास देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो ही मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, वरना मैं नहीं कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। क्योंकि आप लोग शेयर करते नहीं है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है। अगर आप इस क्लास को प्रॉपर शेयर कर रहे हैं रेगुलर, अब देखिए एक ही क्लास हो रही है आपकी जो कि मैं 5:05 पे लगा देती हूँ, यानी 5:07 तक भी अगर आप आ जाते हैं शाम को खाना पीना खा करके सो करके एक नींद आराम से उठ करके जब आप आएंगे तो फ्रेश माइंड से आप 30 मिनट पढ़ लेंगे तो आपका क्या चला जाएगा। मैं नहीं जानती कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इट्स माई रिक्वेस्ट कह लीजिए, इट्स माई ऑर्डर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। आधे घंटे तो कम से कम आप अपनी लाइफ में निकाल सकते हैं अपने लिए। अब देखिए कुछ प्रकृतिवाद के विभिन्न रूप हैं, जैसे पदार्थवादी प्रकृतिवाद की यदि बात करें यानी फिजिकल नेचुरलिज्म, तो फिजिकल नेचुरलिज्म के अंतर्गत आप किसकी बात करेंगे, तो जैसे आपका अनुभव विचार इन सब की बात करेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि ये बाल हमने धूप में नहीं सफ़ेद किए हैं, अर्थात तो उनके कहने का तात्पर्य क्या होता है कि ये उनका अनुभव बोल रहा है, बोलते हैं कि ना ये हम नहीं बोल रहे, ये हमारा अनुभव बोल रहा है। अर्थात अब अनुभव कोई लड़का नहीं है, आप समझ लिए कह रहे हैं अनुभव, अच्छा वो तो मेरा क्लासमेट है वो बोल रहा है, इसके क्लासमेट की बात नहीं कर रहे हैं। अनुभव अर्थात जैसे आपने आज से 2 साल पहले कुछ किया और उसमें आपको असफलता मिली, ठीक है, आप फेल हो गए, तो वहाँ से आपको क्या मिला, अनुभव मिला, अर्थात आपको एक ज्ञान प्राप्त हुआ। अब जब आगे आप उस काम को कभी दोहराएंगे तो वो गलतियां आप नहीं करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं यंत्रवादी प्रकृतिवाद की, तो संपूर्ण विश्व को एक यंत्र मानकर चलते हैं, विश्व में जो क्रियाएं हैं उनकी प्रतिक्रिया होती है, मानव को मशीन मानकर वातावरण और सहज प्रक्रिया के माध्यम से उसे समझाने का प्रयत्न करता है। अब देखिए जैविक प्रकृतिवाद यानी बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, इसमें मानव की व्याख्या विकास के आधार पर होती है, संसार में हर प्राणी अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। प्रकृतिवाद के इस रूप से शिक्षा का प्रकृतिवाद दर्शन विकसित हुआ है। अब देखिए इसकी शिक्षा की जो विशेषताएं हैं वो क्या है कि पहली बात तो प्रकृति की ओर लौटो, यानी कि जो हम लोग ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वही अच्छी लग रही हैं लोगों को, है ना। तो देखिए रूसो ने क्या बताया, रूसो जो आपके फिलोसफर हैं इन्होंने क्या बताया कि प्रकृति के निर्माता के हाथों में सभी वस्तुएं अच्छे रूप में मिलती हैं, परंतु मानव के संपर्क में आते ही वे सब दूषित हो जाती है। देखिए एक तरीके से आरोप लगाया गया है हम ह्यूमन बींग्स पे, और कहीं ना कहीं हद तक ठीक भी है, सही भी है, क्योंकि अब आप सोचिए क्या नेचर ने हमको जिस तरीके की सॉइल दी थी, ठीक है, क्या आज उस तरीके की सॉइल है, नहीं है। क्यों, एक छोटा एग्जांपल ले लीजिए, आपने चिप्स खाया, चिप्स का पैकेट डस्टबिन में ना उठा करके मट्टी में या कहीं ग्राउंड में ऐसे ही फेंक दिया, तो अब वो थोड़े दिन बाद उस पर लेयर चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई, ठीक। अब वो जो आपका चिप्स का पैकेट था लेज का, मान लीजिए आपने ब्लू कलर वाला खाया क्योंकि वही आपको बहुत पसंद होगा मे बी, है ना, अब उसके ऊपर ये मिट्टी की लेयर चढ़ती गई। आपको पता है कि ये जो पैकेट है प्लास्टिक का ये इतनी जल्दी अपघटित होने वाला नहीं है, सो ये क्या कर रहा है, बायोलॉजिकल नुकसान ही तो पहुंचा रहा है ना। तो रूसो ने एकदम सही कहा कि वो नेचर जो हमें देता है वो तो एकदम 100%, जैसे बोलते हैं 24 कैरेट खरा सोना के रूप में देता है, लेकिन हम लोग उसमें क्या करते हैं, मिलावट कर देते हैं, ठीक। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध है इसमें, क्या कि प्रचलित शिक्षा में बालक को ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं की पुस्तकों को बालपूर्वक रटाकर ज्ञानी बनाने का प्रयास किया जाता था। प्रकृतिवादी ने इस पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया और बालक के जीवन को क्रियाशील रूप से प्रभावित करके स्वाभाविक विकास पर बल दिया। एकदम करेक्ट। प्रगतिवादी यानी प्रोग्रेसिव, इसमें क्या है कि इस विकास की 4 भिन्न स्थितियां हैं। कौन कौन सी, शैशव, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोर और चौथी प्रौढ़ावस्था। इन चारों में से प्रत्येक स्थिति की अलग अलग विशेषताएं हैं। प्रकृति, अब ये जो विशेषताएं हैं ना, ये आपकी ये अवस्थाएं, ये सारी चीज़ें, ये आपका एक पेपर 3 होना है ना, जिससे मनोवैज्ञानिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य आप बोल सकते हैं। नहीं, उसको बोलेंगे आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ठीक। तो उसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। हाँ, हिंदी में आपके बोलेंगे उसको शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, और हिंदी में, ठीक है, ये बोलेंगे, और इंग्लिश में बोलेंगे उसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ठीक। तो उसके अंतर्गत ये आपको बताया जाएगा कि किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष की होती है, इसमें बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आते हैं क्या नहीं आते, तो वो सब चीज़ें हम पेपर 3 में जल्दी पढ़ेंगे, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आप चाहेंगे तो पढ़ेंगे वरना नहीं भी पढ़ेंगे, ठीक।
आप अगर कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मतलब और आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, सो उसको चैनल शेयर करिए ना बीएड का। कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक, निषेधात्मक शिक्षा क्या है कि रॉस के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो बालक की प्रवृत्तियों अर्थात जो उसकी आदतें हैं और शक्तियों के अनुसार दी जाती है। यह गुण की शिक्षा नहीं है अपितु अवगुण की रक्षा करती है। इससे सत्य की शिक्षा नहीं होती पर गलती से बचाती है। यह बालक को उस मार्ग पर चलने देती है जो उसे बड़ा होने पर सत्य की ओर ले जाएगा। यह मार्ग बालक को उस अच्छाई की ओर ले जाएगा जब उसमें अच्छाई को पहचानने की योग्यता पैदा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बालक की प्रधानता, बालक की स्वतंत्रता पर बल, उसके बाद में मनोवैज्ञानिक तत्वों पर बल दिया गया है। ठीक, अब देखिए शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं। हाँ, शिक्षा के उद्देश्य एवं प्रकृति, एम्स ऑफ एजुकेशन एंड नेचुरलिज्म। सबसे पहला, उचित सहज संबद्ध क्रियाओं का निर्माण। देखिए, प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में इस प्रकार के विचारों, क्रियाओं और आदतों का निर्माण करना है जो उसे उचित समय पर उसी प्रकार सहायता प्रदान करे जिस प्रकार की यंत्र के पुर्जे करते हैं। शिक्षा का कार्य व्यक्ति में इस प्रकार से व्यवहार का विकास करना है जिससे कि वह मशीन की तरह कुशलतापूर्वक कार्य करता रहे। रॉस ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, क्या लिखा है कि व्यवहारवादी शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य संबद्ध सहज क्रियाओं की स्थापना करना होना चाहिए जो वर्तमान जीवन के हेतु उपयुक्त क्रिया तथा विचार की आदतें हैं। ठीक, अब देखिए ये आपका सेकेंड पॉइंट कि अनुशासन के क्षेत्र में दमन का विरोध। ठीक, प्रकृतिवादी का नारा है क्या है कि वैयक्तिकता, क्रिया तथा स्वतंत्रता। अतः प्रकृतिवाद दमन यानी रिप्रेशन का विरोध करके बालक के स्वाभाविक विकास हेतु अनियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा बालक को अपने किए फल भोगने दो के सिद्धांत पर अनुशासन की व्यवस्था करता है। आधुनिक शिक्षा में बालक की स्वतंत्रता केवल प्रकृतिवादी की ही देन है। प्रजातीय एकता की प्राप्ति। फिर देखिए, अनुभव प्रधान पाठ्यचर्या पर बल, जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। फिर मूल प्रवृत्तियों का शोधन, मार्गंतरीकरण और समन्वय, है ना। अब इसमें आपको रॉस के अनुसार, मैकडूगल के अनुसार ये सब आपको खुद से पढ़ना होगा, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, तो देखिए प्रकृतिवादी और पाठ्यचर्या की, यानी नेचुरलिज्म और क्यूरिकुलम की। मूल प्रवृत्तियों की रुचियों और क्षमताओं का महत्व। सबसे पहला कि प्रकृतिवादी पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों को देना चाहते हैं जो बालक की प्रकृति अर्थात मूल प्रवृत्तियों, योग्यता, क्षमताओं और स्वाभाविक क्रियाओं के अनुकूल हो। दूसरा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें निर्धारण करते समय व्यक्तिगत भिन्नताओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही जाती है। उनके अनुसार सभी बालकों को एक प्रकार का पाठ्यचर्या नहीं पढ़ाया जा सकता है। व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों की प्रधानता। इन्होंने उन्हीं विषयों के अध्ययन पर विशेष बल देना चाहते हैं जो व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो। उनके अनुसार बालकों को ऐसे विषयों की शिक्षा देना नहीं चाहिए जो उसे अस्तित्व के लिए संघर्ष करने के योग्य बनाए। धार्मिक शिक्षा को स्थान इन्होंने नहीं दिया है ना। यौन शिक्षा का महत्व दिया है। श्री A.S. नीव यानी नामक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी के यौन शिक्षा को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। उनके अनुसार बालक को यह शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। अब देखिए, प्रकृतिवादी पाठ्यचर्या के प्रमुख विषय हैं कैसे। पहला कि यदि कैमेनियस के द्वारा बताया गया पाठ्यचर्या का चार्ट देखें तो सबसे पहले स्वास्थ्य रक्षा, खेलकूद, प्रकृति निरीक्षण और भूगोल। ठीक, फिर उसके बाद में स्पेंसर के द्वारा यदि बताया गया पाठ्यचर्या का चार्ट देखें तो उन्होंने कैसे डिवाइड किया, भाग, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कला, भाषा और साहित्य। तो यानी कि अलग अलग फिलोसफर्स के अलग अलग मत रहे। अब इनकी कुछ जो शिक्षण विधियां हैं वो क्या है कि करके सीखना, यानी कि पहले आप किसी चीज़ पर उसको ट्राई करिए और उससे सीखिए। स्व अनुभव करना, यानी कि सेल्फ एनालिसिस करना। जैसे आपके सामने कोई घटना घटित हुई, उसके बाद में आप उससे क्या सीख रहे हैं, इसे बोलते हैं आप सेल्फ एनालिसिस, यानी कि सेल्फ लर्निंग। ठीक, उसका ने प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। आपके सामने से ये एक कार थी, ये जा रही थी, एक लेडीज़ ने आपको देखा और आपसे क्या किया, हाय किया। ठीक है, तो आप इसको देख करके क्या सीखें, है ना। ये तो एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने। तो अर्थात आपने जो, आप यहाँ खड़े थे, ठीक, आप ये हैं, है ना, आपने ये चीज़ देखी तो आप इससे क्या सीखें। ठीक, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिशियन आपके घर आया, ठीक है, मीटर का बिल निकालने सपोज, तो आप उसको देख रहे हैं, वो कुछ कर रहा है, फिर मशीन से एक बिल निकलता है, उसमें सब चीज़ें लिखी होती, तो इन सब चीज़ों से आपने क्या सीखा, है ना। उसके बाद में खेल द्वारा शिक्षा, कि खेल खेलने बच्चों को सिखा देते हैं ना,
बस वो एकदम सेम। फिर प्रकृतिवादियों द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधियाँ क्या क्या रही, तो देखिए प्रकृतिवादियों अनेक नवीन शिक्षण पद्धतियों का प्रतिपादन किया। इनमें से मुख्य ह्यूरिस्टिक पद्धति, प्रोजेक्ट प्रणाली, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति और निरीक्षण पद्धति है। ठीक है, प्रकृतिवादी और अध्यापक की यदि बात करें तो बालक को स्वयं ही सब करना है और अध्यापक को किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता नहीं है। रॉस ने प्रकृतिवादियों के विचारों को स्पष्ट करते हुए लिखा है क्या कि यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है। वह बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला है, ना कि उसको सूचनाएं, विचार, आदर्श और इच्छा शक्ति देने वाला है या उसका चरित्र बनाने वाला है। यह बातें बालक को स्वयं होकर लेना है। वह किसी शिक्षक की अपेक्षा यह अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या, कब और कैसे सीखना है। उसकी शिक्षा उसकी रुचियों और प्रेरणाओं के साथ विकास है, ना कि उसके लिए शिक्षक के द्वारा किए गए कृत्रिम प्रयास हैं। यानी कि मैं आपको सिर्फ यहाँ बैठ के मोटिवेट कर सकती हूँ, पढ़ना आपको है, नोट्स आपको बनाना है। यदि आप डेली क्लास ज्वाइन करेंगे तो 110% आपके अंदर चेंज आएगा। और ये चेंज आपको अभी नहीं दिखेगा, ये चेंज आपको तब लिखेगा जब आप कोई आंसर लिख रहे होंगे। ठीक है, रुकिए कुछ दिन वेट करिए, मैं आपका टेस्ट भी प्रॉपर लूँगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी। बहुत जल्दी ये सब करेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए हमको और कुछ नहीं। प्रकृतिवाद का शिक्षा में योगदान कैसा है, तो पहला अनुभवों पर बल, बाल मनोविज्ञान पर बल दिया, बाल केंद्र शिक्षा पर बल दिया, मतलब बालक ही सब कुछ है। ठीक, शिक्षा में खेल की प्रमुखता लाएं, प्रकृति की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया। ये सब जैसे आप अपने ऊपर पूरी थ्योरी पढ़ ली, अब उसमें जो मेन फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो इन्होंने बता दिया। ठीक, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ेंगे। प्रयोजनवाद के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आपको बहुत ज़रूरी सूचना ये दे दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से यदि नहीं जुड़े हैं तो इसी पीजी पॉइंट के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और यदि आप CSJMU के छात्र हों या किसी अन्य यूनिवर्सिटी के छात्र हों, आपके यहाँ चाहे सेमेस्टर प्रणाली हो चाहे ELD प्रणाली हो, इवन आपके अगर कोई भाई बहन बंधु या DLED का भी हो, तब भी ये वीडियो सब उसके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ और ये टॉपिक हर जगह पूछे जाते हैं। अच्छा बताइए, एक बात बताइए, अगर आपने फोर्स का फॉर्मूला MA पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये आपको ये फोर्स का फॉर्मूला चाहे हाई स्कूल में पढ़ाया जाए, चाहे इंटर में पढ़ाया जाए, चाहे ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाए, फोर्स का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना जो बेसिक है। अर्थात जो ये टॉपिक्स हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि आपको चाहे जहाँ पढ़ाया जाए तो रही रहेंगे ना। अब जैसे मान लीजिए रूस के अनुसार कोई डेफिनेशन है, ऐसा तो नहीं होगा कि वो यहाँ पे मैं किसी और यूनिवर्सिटी में रूस ने कुछ और कह दिया था और कह दिया कि CSJMU में रूस के अनुसार ये है और LU में रूस के अनुसार ये है और उसके बाद में वीर बहादुर यूनिवर्सिटी में रूस के अनुसार ये है। ऐसा तो कुछ नहीं होगा रूसों के अनुसार। रूसों तो जो कह के चले गए, अब तो वो चले गए, है ना। उनके जो विचार हैं हम लोग उनके बारे में शिक्षा पद्धति को अपना करके पढ़ रहे हैं ना, तो रूसो जी की जो कई बातें हैं उनका विश्लेषण तो वही रहेगा ना। सो कहने का अल्टीमेटली तात्पर्य बस यही है कि चीज़ें सब वही हैं, आपको टॉपिक वाइज इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं कि सब पढ़ें, है ना। तो फाइनली हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको बाद में रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक, सो थैंक यू एंड मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।